नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए हम लोगों ने 36 सीरीज स्टार्ट किया था। आज हम 36 सीरीज में क्लास नंबर 16 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 15 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको कंटेंट भी दे दी गई है। इस सीरीज की कंटेंट आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मिल जाती है। जिनको जिस भाषा में सहूलियत होती है उस भाषा में लेकर के पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भैया। एकदम रिफाइंड क्वेश्चन है, इस लेवल की क्वेश्चन बिरले ही आपको कहीं देखने को मिलेगा, चाहे क्लास किसी का पेड ही क्यों ना हो, है ना। मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाऊंगा। आपकी सफलता के लिए आपसे ज़्यादा चिंतित हूँ मैं और पूरा प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए जी, चाहे एसएससी का हो, बिहार एसएससी का हो, बिहार पुलिस दरोगा का हो, है ना, या फिर रेलवे का हो, एसएससी का हो, आप लोग जो है ले सकते हैं। इस मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, लिंक के थ्रू भी आप, है ना, व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहां से कंटेंट को बाय करेंगे। इस पार्टिकुलर सीरीज का कॉस्ट रखा गया है 55 रुपया, है ना, यानी 55 रुपये के अंदर जो है आपको 36 क्लास की कंटेंट मिलेगी। साथ में आपको टॉपिक वाइज दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज जितने भी होते हैं वो आपको निःशुल्क साथ में दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनएसओ द्वारा जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सत्य है? ठीक है ना। तो ये जो आपका एनएसओ जारी करता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इसके रिगार्ड में कौन से कथन सत्य हैं? स्टेटमेंट राइट है, आपसे पूछ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट की शुरुआत एनएसओ के द्वारा 2017 में किया गया था पहली बार। एकदम सही है, इसे याद रख लीजिएगा। वहीं पर मैंने कहा था कि नीति आयोग जो अपना एमपीआई इंडेक्स जारी किए थे, तो पहला जारी किए थे 2021 में। ये दोनों अलग अलग संस्था है, दोनों अलग अलग बात हो रही है। एमपीआई का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो गरीबी से संबंधित है, और यहाँ पे श्रम बल से संबंधित है कि कितने आदमी कामकाजी है। श्रम बल वाली बात जो है ये एनएसओ के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, और जो गरीबी वाला एमपीआई इंडेक्स है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो पहली बार नीति आयोग एमपीआई इंडेक्स कब जारी करा रहा? 2021 में, दूसरी बार 2023 में। ये दो ही बार किए हैं। और ये जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट है एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, ये अभी छठा रिपोर्ट आया है, तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 17 में स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है 2022-23 के अंतिम डेटा के अनुसार भारत में महिला श्रमिक बल भागीदारी 23.3% से बढ़ के 37% हो गई है। ये दोनों ही कथन सत्य है। जो बच्चे कंटेंट बाय नहीं करेंगे, ये वाली पार्टिकुलर प्रश्न के एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट कर लो कॉपी में, एग्जाम में ना आए तो बता देना, ठीक है। एग्जाम में आएगी, रख लो, ठीक है भैया। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो गया। चलिए शुरू मतलब आप देखते हैं, इनके फैक्ट देखते हैं। 2019 में एनएसएसओ, है ना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, और सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया और एकल संस्था बनाया गया एनएसओ, है ना भैया। इसके अलावा एनएसओ द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में कितने वर्ग से ऊपर के लोगों को शामिल किया जाता है? दैट्स पॉइंट वीवीआई, है ना। तो ये आपका 15 वर्ष या उससे अधिक वर्ग के लोगों को जो है श्रम बल भागीदारी में एनएसओ शामिल करते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा एनएसओ द्वारा इस मामले पे नवीनतम रिपोर्ट 2022-23 के लिए जो है हाल में ही जारी किया गया है। मॉर्निंग में भी एक वीडियो पोस्ट कर दिया था एसएससी वाली, जो नहीं देखे हैं देखिएगा। अब क्या रिक्वेस्ट करना, जिनको देखना है देखिए, जिनको नहीं देखना है, समुद्र है कंटेंट की बह रही है, बड़े बड़े टीचर है, 20-20 लाख व्यू वाले हैं, वहां जाके देखिए, है ना। चलिए, पुरुष श्रमिक बल भागीदारी पहले 75.8% था जब इन्होंने इससे पहले वाला जो रिपोर्ट जारी किया था। अभी 78.5% हो गया है मेल, है ना, श्रम भागीदारी। किस रिपोर्ट के अनुसार? एनएसओ वाली रिपोर्ट के अनुसार। महिला श्रमिक बल भागीदारी कितनी हो गई? पहले 23.23% था, लेटेस्ट डाटा के अनुसार 37%, जो आपको स्टेटमेंट नंबर सेकंड में दिया गया था। शहरी क्षेत्र में श्रमिक बल भागीदारी कितनी हो जाती है सर? 50.4%, और ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका श्रमिक भागीदारी है ये 60.8% है ना। ये सारा का सारा डाटा किसके अनुसार है ना,
ना, आपका श्रमिक बल आवधिक रिपोर्ट जो एनएसओ जारी करता है उसके अनुसार, है ना। अब आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको जनगणना के अनुसार भी पूछा जाता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में महिला श्रमिकों की प्रतिशत कितनी थी, तो 25.6%। अब पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी थी, तो 53.26%। वहीं पे ओवरऑल टोटल जनसंख्या जो 1.21 करोड़ था, इसमें टोटल जनसंख्या में कितने लोग कामकाजी थे, तो 39.79%। ठीक है, इससे भी यहाँ पे लग रहा है कि कम से कम एक आदमी के ऊपर 4 आदमी का भार है, मतलब एक कमाने वाला और 4 खाने वाला। आपको दिख रहा है 122 121 के जगह पे 40 कितना हुआ, 1/3 हो गया भैया, 1/3 हो गया ना, 40 के 1/3 हो गया, मतलब एक कमाने वाला 2 नहीं कमाने वाला। इस हिसाब से अगर इस रिपोर्ट, इस आंकड़े को देखें, जनगणना 2011 को देखें तो, है ना। तो ये जो तीनों आंकड़े देख रहे हैं आप, ये जनगणना के अनुसार है, और ऊपर वाला जो रिपोर्ट देखे, आंकड़े देखे आप, वो एनएसओ को रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है भैया, ये है हमारा एसएससी के लिए ई बुक का लोगो। ये अभी 36 जो वॉच कर रहे हैं, ये हमारा रेलवे का है। अभी एसएससी जीडी के लिए शुरू कर दिया हमने, 3 क्लास ऑलरेडी डन हो चुके हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी इत्यादि का भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। 1850 के आसपास रूडोल्फ क्वालिसिस और विलियम थॉमसन केल्विन ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? केलियम और क्लासिस ने कौन से नियम का प्रतिपादन या फिर इन्वेंशन किए थे 1850 के अंदर? तो ये है उष्मागतिकी के प्रथम नियम। उष्मागतिकी के भी 3 नियम हैं। जोहान्स केपलर ने गति के भी 3 नियम दिए थे, और न्यूटन साहब ने भी गति के 3 नियम दिए थे। मतलब जहाँ जहाँ जो है ना आपका, है ना, गति वाला शब्द आता है, हर जगह 3-3 गो नियम है। ये बात नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उष्मागतिकी की भी 3 नियम होती है। जोहान केपलर के द्वारा दिया गया गति के नियम, वहाँ भी 3 नियम दिए गए, और न्यूटन साहब के द्वारा जो गति के नियम दिए गए वो भी 3 नियम दिए गए। तो इसका आंसर आपका होता है सर उष्मागतिकी के प्रथम नियम। उष्मागतिकी पर दूसरा नियम केल्विन और प्लैंक का जो मत है, इसमें क्योंकि इसमें 2 आदमी का कथन अलग अलग है, स्टेटमेंट अलग अलग है। उष्मागतिकी के सेकेंड नियम पे अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। तो पहला मत हम देखते हैं केल्विन प्लैंक मत। किसी प्रणाली के लिए उच्च तापमान वाले माध्यम से ऊष्मा दी गई मात्रा को स्वीकार करना और कार्य आउटपुट के बराबर मात्रा प्रदान करना असंभव होता है। ये है भैया उष्मागतिकी पे केल्विन और प्लैंक साहब का मत। ये प्लैंक वही है जो प्लैंक कांस्टेंट H से डिनोट करते हो, उन्हीं के नाम पे है। इनके अलावा उष्मागतिकी की सेकेंड विचार क्वालिसियस का है। किसी स्वकार्यरत मशीन के लिए किसी भी बाहरी कारक की मदद के बिना एक निकाय से दूसरे उच्च तापमान की निकाय तक ऊष्मा को स्थानांतरित करना असंभव है। ये दोनों अलग अलग मत हैं, दोनों अलग अलग आदमी के द्वारा दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड रूल के अनुसार। ठीक है, इनके अलावा न्यूटन के गति के 3 प्रमुख नियम दिए गए हैं। प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, इस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। VVI करके रखेंगे इस चीज को कि किस न्यूटन के कौन से गति के नियम से बल का समीकरण और बल का परिभाषा प्राप्त होता है। तो प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, जबकि सेकेंड नियम से बल का समीकरण F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन प्राप्त होता है। और न्यूटन के जो थर्ड नियम है, ये प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। थर्ड नियम में ऐसा कहा गया है। तो इसका उपयोग रॉकेट इत्यादि के संचालन में करे जाते हैं। देखिए, रॉकेट संचालन में निम्न तापकी का भी इस्तेमाल किया जाता है ना, निम्न तापकी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये नियम की बात करेंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ एप्लीकेबल होते हैं। लुइस डी ब्रोगली को इलेक्ट्रॉन के तरंग कण द्वैत पर साल 1929 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये तरंग कण द्वैत क्या होता है पता है क्या? कण के रूप में भी कोई चीज अवेलेबल होते हैं और तरंग के रूप में भी अवेलेबल होते हैं, यानी दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, उसे तरंग कण द्वैत कहते हैं। जैसे प्रकाश के पास भी दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश कभी कण के जैसा ट्रीट करता है और कभी तरंग के जैसा ट्रीट करता है। इस बात को हम आगे अच्छे से समझाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है भैया, तो 1929 में लुइस डी ब्रोगली को यही दोहरी प्रकृति की खोज करने हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1929 से 2-3 चीज और याद रख लीजिएगा बंधु। 1929 में ही लाहौर अधिवेशन होती है कांग्रेस की, है ना, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और JL नेहरू इसकी अध्यक्षता करते
करते हैं। एक बात तो ये हो गया साहब। दूसरी बात हो गई, जो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था ये 1929 में ही हुआ रहा, 2022 में इस दुनिया से स्वर्ग सिधार हुई है ना। तो एक तो ये हो गई। 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी सर, ये बात भी आप ध्यान रख लेंगे। 1929 से 3 बात आपको जो है ध्यान रख लेना है। अब हम आते हैं इस विषय वस्तु पे। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ पूर्ण रूप से एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं किया जा सकता। इसका नाम ही है अनिश्चितता। अनिश्चितता का सिद्धांत किन्होंने दिया था? हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने कहा था कि किसी भी कण की स्थिति और गति को एट अ टाइम जो है कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है एक्यूरेट वे में, है ना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिए थे। ठीक है भैया। आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया गया था। इसे साधारण भाषा में तैरने का नियम कहते हैं, तैरने का नियम, है ना। तो ये दिए थे आर्किमिडीज साहब, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कहिए, आपेक्षता का सिद्धांत कहिए, ये सभी के सभी अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के द्वारा दिया गया था। E बराबर mc², जहां m क्या है? मास है किसी पिंड का, और c क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है सर? प्रकाश का वेग सबसे अधिक वैक्यूम निर्वात के अंदर ही होता है, और ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश के वेग। तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। कभी कभी डायरेक्ट प्रकाश का वेग ही आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, अच्छा प्रकाश की वेग से याद आया, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक उतरने में 500 सेकेंड का समय लगता है। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4 × 6 = 48, 480 सेकेंड का जो है 1 सेकेंड, 4 × 6 = 48, 4 मिनट, 1 सेकेंड, अरे भाई मेरा मैथ इतना कमजोर हो गया क्या? 6 × 48, 8 मिनट और 20 सेकेंड होगा। ठीक है, 8 × 6 = 48, 60 सेकेंड का, है ना। देखिए तो ये हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज 1896 में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, इसकी आवेश वगैरह की बात हमने पिछले क्लास में कर लिया था। द्रव्यमान और आवेश अलग अलग होते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, है ना। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक चीज के लेकर के समानता है, बस सिग्नेचर चेंज हो जाती है, एक में माइनस और एक में प्लस हो जाती है, साइन। सर जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज करा था। ये आवेशहीन कण होते हैं लेकिन द्रव्यमान होते हैं, इस बात पे ध्यान रखियो। इसके अलावा प्रोटॉन की खोज अर्नस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने वर्ष 1917 में प्रमाणित किया कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन अन्य सभी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन बनते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, है ना, कितने प्रोटॉन होंगे? तो 1 परमाणु क्रमांक है तो 1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को ही जो है परमाणु क्रमांक कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो FDI होता है, के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत उपग्रह घटक के क्षेत्र में FDI 100% कर दिया गया है। चर्चा का विषय रहा था एक तो उपग्रह वाली बात, जो देश के रक्षा विभाग से संबंधित होते हैं, और इसमें एक ऐसा कैडर क्रिएट कर दिया गया है जहां पे कोई भी विदेशी नागरिक 100% इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये काफी दिन चर्चा में रहे थे, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इसके अलावा स्टेटमेंट सेकंड है, FDI के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत न होने वाले क्षेत्रों को स्वचालित मार्गों के अंतर्गत रखा जाता है। जो FDI होता है ना, ये 2 मार्गों के तहत संचालित किए जाते हैं। एक स्वचालित जिसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं, और एक में जो है सरकार की अनुमति जरूरी होती है। ठीक है ना, एक सरकार की अनुमति जरूरी होती है। इस बात को इसी क्वेश्चन में आगे समझेंगे। आइए, उपयुक्त दोनों कथन आपका सही हो गया कि 2023 में जो उपग्रह के एक घटक होते हैं उस वाली कैडर में 100% FDI जो है अलाउ कर दिए हैं सरकार, और दूसरा है कि FDI की के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत न होने वाले क्षेत्रों को स्वचालित सेक्टर में रखे जाते हैं। दोनों कथन राइट है। अब आइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है FDI का, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसके जरिए किसी संचालित कंपनी या संगठन का स्वामित्व या हिस्सेदारी
खरीदी जाती है, जिससे आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार की अवसर की सृजन होती है, नई तकनीकों को प्रोत्साहन मिलता है, आदि प्रमुख बदलाव देखे जाते हैं। एफडीआई माने कोई कंपनी चल रहा है, आप चाहते हैं उसका हिस्सेदारी खरीदना, ये विदेशी वाली बात हो रही है, फॉरेन वाली, तो वो जो है उसमें हिस्सेदारी अपना खरीदता है। सरकार एक पैमाना तय करता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। कुछ एक चीज़ों का डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये भाई बीमा सेक्टर में वर्तमान समय तक एफडीआई इन्वेस्टमेंट की सीमा कितने प्रतिशत है, ये सब बात हम नीचे करते हैं। उद्योग एवं अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के निर्माण के लिए नोडल विभाग है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित केंद्र सरकार का विभाग है जो एफडीआई को नियंत्रित करता है। एफडीआई को विनियमित करने के लिए विदेशी मुद्रा और प्रबंधन अधिनियम, जिसे अपन फेमा कहते हैं, ये एक्ट आया था बंधु 1999 में, तो 2000 ईस्वी देख के डर मत जाना, और लागू हुआ था ये जून 2000 में, ठीक है। तो फेमा जो है 2000 में लागू हुआ था, आया था 99 में। ये किसका स्थान लिए थे, तो फेरा का स्थान लिए थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, फेरा का स्थान लिए थे। खुदरा क्षेत्र में अप्रतिबंधित मार्गों से भारत में लाए जा सकने वाली एफडीआई की सीमा अधिकतम 100% है। ये क्वेश्चन इसी बार आपके सीजीएल या फिर किसी एक एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे कि भाई किस सेक्टर में एफडीआई 100% है ना। तो खुदरा क्षेत्र में अप्रतिबंधित मार्गों से, यानी स्वचालित मार्ग इसे कह सकते हैं। अप्रतिबंधित मतलब स्वचालित, क्योंकि हमने कहा कि जिसमें सरकार की अनुमति होती है वो तो प्रतिबंधित हो गई, और अ का मतलब होता है नहीं, तो जिसमें प्रतिबंध नहीं है मतलब स्वचालित है। स्वचालित मार्गों से जो खुदरा सेक्टर है वहां पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट की जो सीमा तय की गई है वो 100% है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत उपग्रह के जो उपग्रह वाला देख रेख है ना, उनको 3 कैडर में पहले बांटा गया है। उपग्रह को 3 क्षेत्र में बांटे गए हैं और फिर एफडीआई तय किया गया है। आइए बात करते हैं प्रक्षेपण यान, है ना। प्रक्षेपण यान, इसमें जो आपका एफडीआई रखा गया है 49%। उपग्रह विनिर्माण, कोई आदमी उपग्रह का निर्माण कराने वाला जो कंपनी है वहां पे एफडीआई 74% है। और जो उपग्रह निर्माण में कल पुर्जे अलग अलग लगेंगे, जिसे हम घटक यहाँ पे लिखे हैं, घटक मतलब पार्ट, है ना, तो उसमें आप जो है 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से ये 3 कैडर में पहले बांटा गया। उपग्रह में 49, 74 और 100 देखे गए। 100 किस में देखे गए, तो उपग्रह घटक वाला क्षेत्र में देखे गए। यह सभी आंकड़ा स्वचालित मार्गों के लिए तय किया गया है, अर्थात इससे अधिक अगर आपको इन्वेस्ट करना है, 100 से अधिक तो होगा नहीं, लेकिन 49 और 74 से तो अधिक हो सकती है, तो भाई सरकार की अनुमति आपको लेना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, है ना। देखिए बहुत सारे मॉल में आप जाते होंगे, 99 रुपया देखते होंगे, है ना, 199 टैग देखते होंगे। तो ये जो है एक तो ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए है, अरे 100 से कम है, लेकिन ये 100 है एकदम 1 रुपया कम। उसी प्रकार से ये 74% ही क्यों होता है, 75 क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1/3, है ना, अगर 75 कर देगा तो 1/3 मालिक के पास रह जाएगा हक। इसीलिए है ना कि भाई तुम्हें जो है 3 हिस्सा नहीं देके हम 2 ही हिस्सा दिए हैं, है ना। ये 75% इसलिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में बैंकों के वर्तमान जो एफडीआई सीमा है वो 74% है। अगर कोई निजी क्षेत्र का बैंक है, जैसे आरबीएल बैंक है, सरस्वती बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, इनके अलावा एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है ना, ये जो भी बैंक है उस पर आप 74% एफडीआई लगा सकते हैं। इनके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इस पे आप 20% एफडीआई अलाउ करते हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की राशि जो है 2021 में बढ़ा के 74% कर दिया गया है, पहले 49% था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार है अगर एफडीआई के पार्टिकुलर सेक्टर से पूछता है तो। भारत सरकार के 9 उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की स्वचालित मंजूरी की अनुमति दे दी गई है। और ये पार्टिकुलर पॉइंट इसी साल 2024 के सीजीएल प्रे में पूछा गया है, जाके मिलाइएगा, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में से संसदीय संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जो आपका ज्वाइंट सीटिंग होता है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट है, आपसे पूछ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है संयुक्त बैठक पहली बार दहेज निषेध विधेयक के मामला पर 1961 में बुलाया गया था। जी सही है। अब तक 3 ही बार बुलाए ही गए हैं आपका ज्वाइंट सीटिंग, जिसमें पहली बार 1961 में दहेज निषेध
विधेयक के लिए बुलाया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, कई महत्वपूर्ण मामलों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। यह भी सही है एक हिसाब से। कैसे भैया? जैसे अगर आप संविधान संशोधन की विषय की बात करें तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है ना। यदि अगर आप धन विधेयक की बात करें तो उस पर भी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो स्टेटमेंट सही भी, सॉरी सेकेंड भी आपका ट्रू होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों सत्य हो गए। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की जब स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब आनाकानी, जब दोनों का मन नहीं मिलता है, उस केस में आर्टिकल 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति साहब दोनों सदन को इनवाइट करते हैं, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता करने वाले कई अधिकारी होते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसके अध्यक्षता करते हैं। अगर मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, उस समय जो है ब्रिटेन गए हैं, तो कौन करेंगे अध्यक्षता? उपाध्यक्ष करेंगे। मान लीजिए उपाध्यक्ष के दोस्त के बेटा का शादी है ना, तो वो गए हैं, तो उस समय कौन करेंगे? तो उस समय राज्यसभा के जो उपसभापति महोदय होते हैं, जैसे हरिवंश नारायण जो है वर्तमान में, तो उनके द्वारा करे जाएंगे इस प्रकार के ज्वाइंट सीटिंग के बैठक में अध्यक्षता। आई होप आप समझ गए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कार्यपालिका का सदस्य होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। इसीलिए इसमें जो है नहीं बैठते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक है भाई। आइए, संसद के जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची वगैरह तो काफी कॉमन है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए गए हैं, है ना। प्रस्तावना की भाषा, देखिए मैं जोर डाल के बोल रहा हूँ, प्रस्तावना की भाषा जब कहेगा तभी ऑस्ट्रेलिया होगा, अन्यथा प्रस्तावना अलग देश से लिए गए हैं। चलते हैं हम आगे। अब तक संसद में कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार। पहले बार दहेज विधेयक 1960 जो 61 में बुलाई गई थी, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002। तो ये 3 बार जो है अब तक बुलाए गए हैं। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मामला पर संयुक्त बैठक का कोई व्यवस्था नहीं है। यही स्टेटमेंट सेकेंड को सही कर रहा है ना। अब संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को रखा गया है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो धन विधेयक है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब लोकसभा में धन विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा के पास भेजे जाते हैं और उनको ना करने की हक नहीं है। अगर 14 दिन तक कुछ न बोलेगा तो यो पारित माना जाता है। समझे? इस प्रकार की चीजें चलती है। इनके अलावा राष्ट्रीय 112 जो आर्टिकल है वो बजट से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है 2 बजट पेश किए गए, है ना, क्योंकि एक सरकार बनने से पूर्व और एक सरकार बनने के बाद। तो 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ पंचायत का अवार्ड किसे दिया गया है? ये जल अवार्ड का 5वां श्रेणी है। 5वां जो है आपका क्या बोलते हैं उसको भैया, एडिशन है ना। तो ये जो है आपका पुलमपारा, ये पंचायत का नाम है जो केरल के एर्नाकुलम में है। इन्हें दिया गया है बेस्ट पंचायत का अवार्ड जो है जल संवर्धन हेतु। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो प्राइज है ये उड़ीसा को दिया गया था, और 2024 के गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड भी उड़ीसा को ही दिया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जो डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड है ये आपका विशाखापत्तनम को दिया गया है। तो राज्य में उड़ीसा,
पंचायत में पलमपुरा, है ना, और डिस्ट्रिक्ट में विशाखापत्तनम। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, केरल का पलमपुरा पंचायत, है ना, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, और उड़ीसा तो उड़ीसा ही है। वर्षा का जल संचयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो जयललिता जी के समय में ही तमिलनाडु जो है इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना जो अपने छतों पर या फिर अन्य माध्यम से वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए जो है कदम उठाया था। जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है 2019 में हुआ था। इस मिशन का लक्ष्य था कि वर्ष 2024 तक देश के कोने कोने में जितने भी ग्रामीण इलाका है, चाहे रिमोट इलाका हो चाहे ऐसे मतलब कॉमन वाला ग्रामीण इलाका हो, हर जगह जो है पीने वाला पानी जो है उपलब्ध कराएंगे। हालांकि यह जो है 2024 बीत गया है, लेकिन अब तक 100% वाली रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, हालांकि कई सारे ऐसे राज्य हैं, कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है अपने 100% जल उपलब्धता को लेकर, और उसमें गोवा पहला राज्य था और केंद्र शासित प्रदेश में दमन था। एक भी बात इधर उधर की नहीं हो रही है, कोई सब कान खोल के सुनेंगे जो भी 10-5 बच्चे देख रहे हैं, और अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे। दिल पे पत्थर मत रखो, क्योंकि शुरुआत आपसे ही होती है। सबसे पहला शुरुआत आप सच्चे हो, आपका सारा काम बनते जाता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद बैठा हूं। ठीक है, चलिए 100% हर घर जल वाला राज्य ये गोवा है, जबकि पहले केंद्र शासित प्रदेश दमन बने हैं, जहां पे आपको जो है 100% जल की उपलब्धता पाई जाती है। भारत में कुल कृषि विभाग मतलब जितने विभाग यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, है ना, भारत में कुल कृषि क्षेत्र में, है ना, कुल कृषि क्षेत्र में मतलब जितने भूमि पर कृषि की जाती है उसके अनुसार सिंचित क्षेत्र पंजाब में है। मतलब जितना भी फसल वगैरह लगाया जाता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो पटवंद या फिर सिंचाई की जाती है वो पंजाब में की जाती है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये समझाना चाहता हूँ। भारत में कृषि सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान ट्यूबवेल का है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहर भी रहेगा, तालाब भी रहेगा, है ना, ट्यूबवेल भी रहेगा, है ना, तो ट्यूबवेल का सबसे अधिक योगदान है। विश्व में ताज़ा पानी की सब प्रतिशत जो है मात्र 2.5% है। अब कोई बच्चा यह ना सोचे कि बहुत दिन से सुनते हैं यार 3 भाग जल है 1 भाग पानी, मतलब लैंड है तो 3 भाग जल, तो नमकीन जलना है भाई। इनके अलावा भारत में मीठा पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कैसे इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक से हुआ है। हिमालय पर्वत का भी निर्माण प्लेट टेक्टोनिक से हुआ है। भूकंप इत्यादि भी प्लेट टेक्टोनिक के वजह से आ सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है ना। 2024 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया है उनका थीम विषय रखा गया है शांति हेतु जल का लाभ उठाना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हरियाली कार्यक्रम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा पोषित है ना, ये दोनों की मिली जुली योजना है हरियाली कार्यक्रम। इसमें भी आपका वाटर शेड वाला बात करता है सर, वाटर शेड विकास कार्यक्रम की बात करता है ना। इनके अलावा आसे बरी अपनी संसद राजस्थान के अलवर में जो है जल संरक्षण वाला प्रबंधन कार्यक्रम है, इसे VVI करके रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को देखता रहता है एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि एक तो भाई जागरूकता फैला रहा है कि भाई जल का संवर्धन करना चाहिए, उसके बाद भी मतलब एकदम जो है एक जिला में मतलब छोटे स्तर पे हुआ तो ये बहुत बच्चे नहीं जानेंगे, और जब एग्जाम में आएंगे तो आप जो है ढोल पीट के बजा के आना, है ना। देखिए नीरू मीरू कार्यक्रम, यह भी जल संवर्धन से संबंधित है। ये आपका आंध्र प्रदेश में चल रहा है, जहां पे लोग अपनी श्रम दे करके, है ना, जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए तो दूगो यहाँ पे राज्य का हो गया, आरे बरी अपनी संसद, ये जल से संबंधित राजस्थान का, नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश का, हरियाली कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। बाद बाकी जल से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने यहाँ पे आपको जो है बताया है। राष्ट्रीय जलमैन राजेंद्र को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय टाइगरमैन कैलाश सांखला को कहा जाता है। राष्ट्रीय जो है आपका राष्ट्रीय जलमैन हो गया, टाइगरमैन हो गया, है ना, पक्षीमैन सलीम अली को कहा जाता है, ध्यान रखें। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार दो विभिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं के बीच दूरी बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास क्रमशः m1 और m2 है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है ना, तो अगर ये r बढ़ के जो है 2r हो जाए, एक दूसरा केस में ये बढ़ के जो है 2r हो गया, तो इस केस में इन दोनों के बीच जो लगने वाली बल थी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस क्वेश्चन को मैं
लैंग्वेज में लिखा हूं तो घटेगा साहब। ये कैसे घटेगा? क्योंकि ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इन्होंने इस सिद्धांत के ऊपर एक समीकरण दिया है। उस समीकरण को अगर हम देखें, समीकरण है यहाँ पे F इक्वल टू, जहाँ F क्या है? फोर्स है, बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे कहेंगे। तो F बराबर क्या है? बड़का G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा आर स्क्वायर। अब इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि अगर R की वैल्यू बढ़ेगी, R क्या है? दो पिंडों के बीच की दूरी, M क्या है? मास, और F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें 3-4 चीज का नाम है, सभी का आप जो है मैं मीनिंग ज्ञान लिया। G क्या है? गुरुत्व स्थिरांक है ना, जो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डिपेंड करता है इस R पे। जैसे ही R का वैल्यू अप होगा, इस F का वैल्यू डाउन होगा। R का वैल्यू डाउन होगा, F का वैल्यू अप होगा। मैथ आप हमसे बेहतर जानते हैं, किसी भी चीज के हर में अगर चीजें बड़ा है तो वो चीज छोटा होगी, हर अगर छोटा है तो चीजें बड़ा होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए होंगे। भैया 8/2 और 8/8, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 8/2 का वैल्यू 4 होगा और 8/8 का वैल्यू 1 होगा। मतलब हर में जितनी बड़ी उतनी ही चीजें छोटी होती है। तो R का वैल्यू बढ़ने से F का वैल्यू कम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान जो है ये फिक्स होता है, इसको याद कर लीजिए, 6.672 × 10⁻11 न्यूटन। इनके अलावा G का जो है ना, स्मॉल g को अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक अलग चीज है। G वाला जो अभी आपने देखा बड़का G, वो अलग चीज है। ठीक है, ये छोटका G का वैल्यू अलग होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी के केस में होता है। अलग अलग गोले पे जाओगे तो अलग अलग वैल्यू हो जाएगा इसी का, है ना। इसी कारण आपसे क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर कि कोई पिंड 6 किलो का है, उसे चंद्रमा पे ले गया तो इसका जो है भार कितना हो जाएगा? तो 1 किलो हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में जो है 1/6 हो जाती है। मतलब पृथ्वी पे अगर गुरुत्वाकर्षण 10 है मान लीजिए, तो चंद्रमा पे जो है 10/6 गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। अब 9.8 को हमने 10 पकड़ लिया, उतना ही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है भैया। इसके अलावा देखिए G का मान जो है ना, अपने जगह से हटने पे बदलता रहता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आती है ना। देखिए पृथ्वी के केंद्र पे कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होती है, तो अगर आपसे पूछेगा G का मान कहाँ पे शून्य होता है, तो आप क्या कहते हो? केंद्र पे शून्य होता है G का मान, है ना। भूमध्य रेखा के आसपास जाते हैं तो क्या होता है ना। तो ये सभी बातों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर G का माध्य मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के केंद्र पे कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होती है, इसी कारण यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाओगे उसका भार भी शून्य हो जाएगा। कैसे होता है नीचे बताऊंगा, इसीलिए वहाँ G का मान शून्य होता है ना। इसके अलावा पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता रहता है ना। G का मान पृथ्वी के सतह से चाहे आप नीचे जाइए चाहे ऊपर जाइए, आपका G का मान क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, है ना। अब देखिए भार का वैल्यू क्या होता है? W बराबर mg होता है, जहां mg क्या है? mg क्या है? मास, और G क्या है? आपका गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का, है ना। तो भार जो है पृथ्वी के केंद्र पे क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि केंद्र पे जो है G का मान 0 हो जाता है, और जब केंद्र पे G का मान 0 हो जाएगा और किसी भी चीज को जब आप 0 से गुना करोगे तो 0 ना हो जाएगा। इसीलिए केंद्र पे कोई भी वस्तु, पृथ्वी के केंद्र पे कोई भी वस्तु का भार जो है शून्य हो जाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा और सेकेंड गति के नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है। चूंकि बल वाली बात थी इसीलिए यहां भी बता दिया, ऊपर ही बताए थे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उनके भार का 1/6 होता है, क्योंकि जो है ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी के तुलना में 1/6 है चंद्रमा का। लेकिन किसी भी गोले पे चले जाइए आप, द्रव्यमान किसी भी ऑब्जेक्ट की कभी भी नहीं बदलती है, क्योंकि द्रव्यमान के जो है द्रव्यमान पे ये G कोई काम नहीं करता है। वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन होता है? बाजरा मिलेट। देखिए बाजरा जो है ना, बाजरा यहाँ पे मिलेट लिखा गया है। मिलेट जो है ना, आप बहुत सारे मोटे अनाज को कह सकते हो, आप जो है यहाँ पे बाजरा को कह सकते हो, आप जो है यहाँ के ज्वार को कह सकते हो, ज्वार को, है ना। जो रागी होता है उसे भी अपन मिलेट कह देते हैं। जो सामा चावल होता है, गांव घर में सामा चावल लोग खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं सामा चावल, है ना। तो ये सभी के सभी को अपन इकट्ठा भी मिलेट कह देते हैं। ठीक है, मिलेट्स कहेंगे फिर, है ना। तो भैया ये ध्यान रखना। इनके अलावा
राजस्थान में सबसे अधिक आपका जो है बाजरा का उत्पादन होता है। भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान के उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश है, यानी राजस्थान पहला होगा फिर उत्तर प्रदेश होगा। वर्तमान समय में सबसे अधिक दाल का उत्पादन एकाधिकार है लगभग दाल में मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। वर्तमान समय में कपास की सबसे तथा मूंगफली की सबसे अधिक खेती जो है उत्पादन जो है ये आपका गुजरात में होती है। खेती कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि खेती बहुत करके भी कम प्रोडक्ट लाया जा सकता है और कम खेती करके भी ज्यादा प्रोडक्ट लाया जा सकता है, डिपेंड करता है उपजाऊ भूमि और देखरेख पे। इसीलिए वर्तमान में सबसे अधिक कपास और मूंगफली की खेती जो है ये माफ कीजिएगा उत्पादन जो है गुजरात में होती है। सबसे अधिक जूट का उत्पादन, जिसे जूट को अपन क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है जूट को। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है ना। और जूट जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा, इसे जल की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे पहले जूट का कारखाना कब और कहां खुला, ये क्वेश्चन 3 करोड़ बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो भारत में सबसे पहले जूट का कारखाना कोलकाता में हुगली नदी के किनारे रिसरा में खोला गया था 1855 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंग्रेज ने जो है हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे डिमांड करूंगा। अंग्रेज ने हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी। ठीक है भैया। भारत में गेहूं, चीनी, दूध, इन तीनों चीज में अव्वल जो है राज्य ये है आपका उत्तर प्रदेश। ज्वार सबसे अधिक, जवार बोलिए इसे, ज्वार नहीं जवार, जवार सबसे अधिक जो है ये महाराष्ट्र में उत्पन्न होते हैं वर्तमान समय के अंदर। 1909 के मोरले मिंटो सुधार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अपने को 3 नियम जो है एकदम पढ़ के जाना ही जाना है। 1909, 1919 और 1935, इन तीनों को इग्नोर किए तो समझिए 2 नंबर आपका गया, क्योंकि किसी न किसी रूप में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहता ही आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है भैया। तो जो आपका 1909 के संदर्भ में यहाँ पे आपका ट्रू फाइंड करना है। कथन पहला है, इस सुधार के द्वारा पहली बार भारत में सांप्रदायिक चुनाव करवाए गए। जी, जो इस्लाम धर्म है उनको अलग से चुनाव करने की जो है आज़ादी दी गई यहाँ पे, यानी सांप्रदायिक चुनाव जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये सही है। इनके अलावा इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में शक्तियों का उत्थान किया। उत्थान मतलब होता है बढ़ाना, शक्तियों को जो है बढ़ाया गया, है ना, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। अब इनको बारीकी से समझते हैं। 1909 के मोरले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। एक बात तो यहीं तक हो गई साहब। इसके अलावा इस नियम के तहत मुसलमान को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, जिसे अपन सांप्रदायिक चुनाव मोटे मोटे तौर पे कह देते हैं, है ना। तो ये बात की पुष्टि इस लाइन में हो रही है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत भारतीय को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आप कहते हो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्रनाथ टैगोर नहीं सर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये कार्यकारिणी परिषद में, है ना, सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। और इस प्रकार की अलाउ जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में दिया गया था। तो यहाँ से 4 बात हमें याद रखना है। मोरले मिंटो रिफॉर्म को अपन भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। इस नियम के तहत सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस नियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को एंट्री देना जो है स्टार्ट किया गया। इस नियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाया गया। तो ये 3, 4, 5 जो है बात जो है आपको इस नियम से याद रखना होगा। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहते हैं, इसका भी एक सेकेंड नाम है। इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा प्रांतीय विधायिका को शक्तियां प्रदान की गई। अब देखिए, अब जो है पूरा ओवरऑल भी प्रदान किया जाता है और प्रांत स्तर पर भी जो है ना, आपका शक्तियां प्रदान किया जाता है। इसी अधिनियम से द्विसदनीय व्यवस्था, जो द्विसदनीय व्यवस्था होती है राज्य परिषद और विधानसभा, ये यहीं की देन है। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था, जो 1935 के अधिनियम में समाप्त किया गया था। तो अगर आपसे कोई कहे कि प्रांत में द्वैध शासन कब लगाया गया, तो 1919 वाला एक्ट में, और समाप्त कब किया गया, तो 1935 वाला एक्ट में। ठीक है सर। इसी सुधार के द्वारा महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार जो है 1919 से ही प्राप्त होता है। भारत सरकार अधिनियम
1919 के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था के तहत राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 रखी गई थी। कितना? 60 रखी गई थी, जबकि विधानसभा में 145 सदस्य रखी गई थी। अगर इतना तक भी ढूक के पूछे क्वेश्चन तो आपको जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार भारत में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, इस बात की पुष्टि सबसे पहले इसी अधिनियम में किया गया था। अरेंजमेंट कहिए या फिर प्रोविजन कहिए, है ना। अब पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये संघ स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की यहाँ पे शुरुआत होती है। ठीक है, संघ स्तर पे बात हो रही है साहब। प्रांत तथा संघ में प्रत्यक्ष चुनाव को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडिया में, ये आपका 1935 वाले अधिनियम में आया। ठीक है, इसके अलावा इसी अधिनियम से 1937 में कोलकाता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय जो 1950 में आया था, इनके स्थापना से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का कार्य यही संघीय न्यायालय देखा करता था। देखिए, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट अलग है जो 1774 में स्थापित हुए थे। कोई बच्चा गच्चा नहीं खाएगा भैया। 1774 में जो हुआ था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था। फोर्ट विलियम में बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में, है ना। और सबसे पहले हाई कोर्ट भी कोलकाता में ही आया था 1862 में, है ना। और संघीय न्यायालय भी कोलकाता में ही आया था 1937 में। तो ये तीनों चीज अलग अलग चीज है साहब जी, है ना। इसके अलावा संविधान सभा का जो गठन का प्रस्ताव है ना, इस प्रकार की चीजें सबसे पहले इसी अधिनियम में देखने को मिली, जिसके तहत बाद में 1946 में आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके अलावा देखिए, भारतीय संविधान में जो है ना अनेक देशों से स्रोतों को अडॉप्ट किए गए हैं, फिर भी सबसे अधिक प्रभाव इफेक्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का है ना। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिनियम होते थे ना पहले, जैसे आज का अपना क्या है लिखित संविधान है, तो पहले भी किसी चीज को चलाने के लिए गाइडलाइन की जरूरत होती थी। तो ये नियम जो है ना, ये सब गाइडलाइन का कार्य करता था महाराज, है ना। भारत में हरित क्रांति की दूसरी चरण की अवधि क्या होती थी, तो 1970 से 1980 वाले जो आपका ड्यूरेशन है, उसे हम हरित क्रांति का सेकेंड फेज कहते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के मध्य माना जाता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति कब आई, तो आप कहेंगे 1967 पंजाब में आए। ठीक है, हरित क्रांति का सूत्रधार विश्व स्तर पे कहेंगे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनकी नागरिकता भी पूछा जाता है। देखिए, ये यूएसए के रहने वाले थे, अमेरिकन नागरिक थे, लेकिन ये मैक्सिको में शिफ्ट हुए थे, है ना। तो ये दोनों हो जाएंगे अमेरिकन मैक्सिकन हो जाएंगे। ठीक है भैया। जबकि भारतीय स्तर पर एमएस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था, लक्ष्य क्या था? हरित क्रांति का लक्ष्य था भैया कि उन्नत किस्म के खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था को सही करके जो है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता लाई जाए। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल किस मामले पे रहा, तो गेहूं के मामले पे रहा था। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिकन अमेरिकी नागरिक थे। इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। बीवीआई कर लेना, नहीं तो कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे देना, बायोलॉजी में मत दे देना। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। किन्हें? नॉर्मन बोरलॉग साहब को, है ना। क्योंकि भाई अगर आपके पास परिपूर्ण रहोगे तो आप शांत रहोगे। अशांत कौन होता है? जिनमें कमी होती है ना, जिनमें कमी होती है वो अशांत रहता है, जनरली देखा गया है। तो भाई जब आत्मनिर्भर बनाया खाद्यान्न के मामले में इन्होंने अपने प्रयास से, तो इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। बजाइए ताली। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड जो होता है ना, जो दूध उत्पादन से संबंधित है, इनके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति का जनक इन्हें माना जाता है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित हो गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत गुजरात में किया था 1970 में। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है विश्व में, और इंडिया में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। 2024 में एक साथ 5 आदमी को भारत रत्न दिया गया, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये बताना इसलिए जरूरी है, एक तो आपके एग्जाम में आएगा, दूसरी इसलिए जरूरी है कि एमएस स्वामीनाथन साहब का नाम आया था। और आपको पता है मैं एक जैसे चीज को एक ही जगह बताता हूं, है ना। तो यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इन्हीं के जन्मदिन पे 23 दिसंबर को आप राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। नरसिम्हा राव आर्थिक मंदी से निपटने के काल में यही देश के प्रधानमंत्री थे, है ना, यही देश के
प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है भैया। इनके अलावा कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, और एगो और छूट गए ना तो लाल कृष्ण आडवाणी लिख लीजिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भी दिया गया था। और एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने पांचों में, है ना, बाद में की 4 जो है अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है मेरे भाई। देखिए नरसिम्हा राव वाला जो आर्थिक का समय आया ना, ये पंचवर्षीय योजना की ईस्वी आपको जरूर याद होनी चाहिए मेरे भाई बहन, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि टॉपिक वाइज सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, और मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। जो पढ़ा दिया हूँ उसी को बार बार क्या घोरना यार, है ना भैया। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ। आइए मेरे साथ रिविजन कीजिए। 1951 से 56 पहले पंचवर्षीय योजना थे। दूसरे पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या रहा था? 56 से 1961 तक रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या रहा था? 1961 से, है ना, 1961 से 66 रहे थे, है ना। इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या रहा था? 1969 से 1974 रहा था। तो भाई 3 साल का जो गैप देख रहे हैं ना, है ना, 3 साल का जो यहाँ इस बीच में आपको गैप देख रहे हैं ना, इसे योजना अवकाश का काल कहा गया है। एक बात तो ये हो गई सर। 5वीं पंचवर्षीय योजना, है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक रखा गया था। ये सबसे छोटी अवधि के लिए तय किया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दरमियान जनता पार्टी की सरकार बनती है मोरारजी देसाई साहब की, और रोलिंग प्लान की अवधारणा तय किया जाता है 1978 से 83 के लिए। लेकिन फिर से तख्ता पलट होती है और कांग्रेस के खेमे में सरकार आती है, और रोलिंग प्लान को 80 में ब्रेक करके, है ना, और 1980 से 85 के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना, फिर 85 से 90 के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 2 साल का गैप रहता है 91 और 92। ठीक है। और फिर 92 से 97 जो है आपका, है ना, अगला पंचवर्षीय योजना, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये जो बीच बीच में गैप आए हैं महाराज, इसे जरूर याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इसके अलावा किस प्रमुख घटना के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश के कण में कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होती है? यानी जो अभी आपने द्वैत प्रकृति ऊपर में मैंने जहाँ पे डी ब्रॉगली का नाम लिया था, 1929 में उन्हें अवार्ड भी दिया था नोबेल वाला, और 1929 में 3 एडिशनल चीज भी बताए थे, लाहौर अधिवेशन, लता मंगेशकर का जन्म और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत। वहीं पर मैं बताया था कि नीचे बताऊंगा, तो मैं आ गया हूँ, है ना। तो प्रकाश में जो व्यक्तिकरण की घटना होती है, जो विवर्तन की घटना होती है, इससे पता चलता है कि प्रकाश दोहरे प्रकृति की होती है, क्योंकि वहां पे तरंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं इसे। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात तरंग और कण दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश का व्यक्तिकरण विवर्तन प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि करते हैं, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है एक कण के भांति भी काम करता है। तो यहाँ पे कण भी हो गए और तरंग भी हो गए, तो यहाँ पे दोहरी प्रकृति हो गए। व्यक्तिकरण की खोज कहा जाएगा ना सर, तो थॉमस यंग। अच्छा, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापा? ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी टपक जाता है, तो बोलिएगा रोमर ने मापा था। रोमर, ठीक है, रोमर, है ना। और टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट सबसे पहले लिए थे जिम लेकर, है ना। तो ये दोनों का नाम थोड़ा सा जो है ना रॉ लास्ट में है ना, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा। ठीक है भैया। जो रोमर है ना, ये प्रकाश का वेग सबसे पहले मापे थे, और जो लेकर है, जिम लेकर, ये सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के एक पारी के सभी 10 विकेट ले लिए थे। दूसरा बने थे अपना अनिल कुंबले साहब, और तीसरा बने थे अपना एयाज पटेल साहब, न्यूजीलैंड, है ना। तो ये 3 आदमी है टेस्ट क्रिकेट में 10 के 10 विकेट हथियाने वाला, है ना भैया। तो देखिए व्यक्तिकरण का खोज जो है थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब व्यक्तिकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यक्तिकरण जो आपका बढ़ाता है, और एक आपका विनाशी मतलब खत्म करना। तो एक घटाता है और एक बढ़ाता है, संपोषी व्यक्तिकरण और विनाशी व्यक्तिकरण, है ना। ये तरंग की जो प्रकाश की तीव्रता है ना, उसमें जो है उतार चढ़ाव को दर्शाता है। संपोषी रहेगा तो बढ़ा रहा है, अब विनाशी रहेगा तो घटा रहा है। विवर्तन जो है ये तरंग का उसके छाया में प्रवेश करना या सूक्ष्म विरोध के किनारे से अवरोध होगा। यहाँ पे अविरोध नहीं होगा, यहाँ पे अवरोध होगा, है ना। कोई भी जो है अवरोध जो है ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, तो सूक्ष्म ऑब्स्ट्रक्शन के किनारे के से टकराकर प्रवेश करना, ऐसे घटना को विवर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब है विवर्तन और व्यक्तिकरण, इससे हमें पता चलता है कि जो है प्रकाश तरंग के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, और जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होते हैं उससे हमें पता चलता है कि प्रकाश कण के जैसा ट्रीट करता है।
इसके अलावा परावर्तन क्या होता है साहब, एक ही माध्यम से टकराकर प्रकाश के तरंग रिटर्न आ जाते हैं ना, तो इसे अपन परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के सिद्धांत पे आला वगैरह काम करता है। आला मतलब स्टेथोस्कोप सर, जिससे डॉक्टर कान में लगा के अपना जो है चेक करता है हाथ। इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन, तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, है ना। तो भैया वो आज तक पूछा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चर्च कर लूंगा। अपवर्तन का कुछ उदाहरण, जैसे पानी में डूबी हुई सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखता रहता है। इसके अलावा पानी में मछली तो भी थोड़ा ऊपर दिखाई देता रहता है। तारों का टिमटिमाना सुबह और शाम के समय, तारों का टिमटिमाना एक अलग चीज़ है। सुबह और शाम के समय सूरज का अपने वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई देना, तो ये सब क्या है, अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कुछ जो है उदाहरण जिसपे ये काम कर रहा हो, तो एंडोस्कोपी चिकित्सीय प्रणाली, मिर्ग मरीचिका, हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं दृष्टि भ्रम, है ना, दूर संचार, आपका टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का केबल होता है और इसी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में होते हैं, है ना, काफी महंगा होते हैं। तो इन सब का जो है इस्तेमाल मतलब जो सिद्धांत है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इन सबों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है साहब ये वाली है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल मतलब लूज से समझ लीजिएगा, है ना, जैसे हवा विरल माध्यम है और कांच आपका जो है सघन माध्यम है। यहां से समझ में आ गया ना। मान लीजिए कि ये कांच है तो कांच को अपन सघन माध्यम कहेंगे, सघन सघन, है ना, मतलब हार्ड, और ये विरल मतलब लूज कह सकते हैं, है ना, इसमें गैप ज्यादा रहता है ना। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा, यानी हवा से जब कांच में जाएगी, तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है और अविलंब की ओर झुकने से आपतन का जो कोण है वो अपवर्तन के कोण से अधिक हो जाता है, अपवर्तन के कोण से अधिक होगा। इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि जो अविलंब की तरफ झुकेगा ना, है ना, तो उसमें जो है आपतन का कोण बढ़ता है और अविलंब से दूर भागेगा प्रकाश तो आपतन का कोण घटेगा। तो यहां से भी जो है पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से समझिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, मतलब हल्का वाला से हार्ड वाला मोड में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश की जो किरण है, जो पुंज है, वो अविलंब की तरफ झुक जाती है और अविलंब की तरफ झुकने से आपतन का कोण बढ़ जाता है अपवर्तन के कोण से, अपवर्तन के कोण से अधिक हो जाता है आपतन का कोण। ठीक है भाई। इनके अलावा सेम इसका उल्टा हो जाएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से यानी हार्ड मोड से, मतलब यहाँ पे आपका कांच है, कांच से जा रहा है पानी के अंदर प्रकाश, है ना, कांच से जा रहा है पानी के अंदर, तो क्या होगा, प्रकाश किरण जो है अविलंब से दूर भागता है और इसी कारण आपतन का कोण यहाँ पे घटेगा अपवर्तन के कोण से। ठीक है भाई। तो याद रखना, अविलंब के तरफ जब झुकता है तो आपतन का कोण बड़ा होता है, अविलंब से दूर भागता है तो अपवर्तन का कोण बड़ा होता है। ठीक है मेरे भाई। और सघन से विरल में जाएगा यानी हार्ड से लूज वाले में जाएगा तो क्या होगा, भागता है किरण अविलंब से, लूज से हार्ड वाला में जाएगा तो अविलंब के पास झुकता है यानी आता है। ठीक है भाई। ध्रुवन की घटना, ध्रुवन एक प्रोसेस है, इसकी घटना सिर्फ जो है आपका, है ना, क्या बोलते हैं भैया, ये कौन सा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग में ही देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूं, यह अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं देखे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्वनि में इस प्रकार की घटना नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा विश्व में सर्वप्रथम किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया गया था, तो यह जर्मनी में शुरू किया गया था, हाइड्रोजन संचालित पहली रेलगाड़ी। विश्व में पहली ट्रेन जो है 1824-25 में ब्रिटेन में चलाया गया था। भारत में ट्रेन का शुभारंभ 1853 में किए गए थे। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाए गए थे। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 में किया गया था। ट्रेन का संचालन 1998 महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, ये 3 स्टेट में चलती है। हाल में ही देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता के अंदर चलाए गए हैं। भारतीय बाजार में हाइड्रोजन से संचालित पहले टोयोटा मिराई को नितिन गडकरी के द्वारा रोड पर उतारा गया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, VVI करके रखेंगे, है ना। इसका कंपनी पूछ लेगा आपसे कि भाई कौन से कंपनी ने हाइड्रोजन संचालित पहली कार इंडिया में लॉन्च करा। एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है चीन ने चलाया। ये तो ऐसे ही आप अंदाजा
अंदाजा लगा लेंगे। भारत में पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का संचालन सोनीपत मार्ग में किया गया था। देश में पहले एलएनजी संचालित बस केरल में किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाल में ही किस मुख्यमंत्री के द्वारा एलएनजी संचालित बस का उद्घाटन किया गया, तो उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे एकनाथ शिंदे साहब, महाराष्ट्र में चलाया गया था आपका एलएनजी बस। तो एलएनजी सबसे पहले केरल, हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में। एलएनजी का और सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ताकि जो है कार्बन का उत्सर्जन कम हो। इसी प्रकार से वैकल्पिक ऊर्जा का जो है विकल्प को यहाँ पे देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है। एलएनजी मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस और सीएनजी मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नदियों के आधार पर हिमालय श्रेणी की विभाजन किया गया है। कुमायूं हिमालय का क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज से काली के बीच होता है कुमायूं, है ना। इसके अलावा जो 4 भाग है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार जो है सिंधु घाटी के सभ्यता में पॉपुलर नदी कौन सा था? सिंधु। तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में होगा। इसमें जो पर्वत श्रेणी पाई जाएंगी जौस्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, ठीक है। इसके अलावा जो काराकोरम है ना, इसी में K2 स्थित है जो विश्व का दूसरा टॉप है सबसे, है ना, माउंट एवरेस्ट के बाद, है ना। इंडिया का सबसे ऊंचा टॉप है कंचनजंगा। क्या है भाई? कंचनजंगा। ये कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। जो आपका माउंट एवरेस्ट है 88-50 मीटर के साथ टॉप पे है। फिर 86-11 के साथ ये है आपका K2 और फिर 85-86 के साथ कौन है भैया? कंचनजंगा तीसरे स्थान पे। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच होता है। बद्रीनाथ, अलकनंदा, कामेत ये सब इसी में आ जाएंगे। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट ये सब जो है आपके नेपाल हिमालय में है। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के बीच के क्षेत्र को कहते हैं नमचा बरवा, है ना, इसी सेक्टर में आते हैं। हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार किया गया था। इसके तहत इंडियन और यूरेशियन प्लेट जब टकराए तो हिमालय का निर्माण हुआ और वहां पे जो टेथीज सागर था वो विलुप्त हो गए, ठीक है। इसके अलावा जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इसे उस समय नहीं, बाद में इसे 4 भागों में बांटा गया, है ना। एक तो नदी के आधार पे और एक वैसे ही। तो जो नदी के आधार पे मैं पहले कर लिया, अब वैसे देखते हैं। एक होता है ट्रांस हिमालय, ये सबसे उत्तरी भाग है हिमालय का, इसे परा हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परा हिमालय, परा हिमालय, है ना, माने दूर होता है, परा मतलब दूर, है ना। इसके अलावा हिमाद्री या बृहद हिमालय, हिमाद्री या बृहद हिमालय, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांस हिमालय किस हिमालय के उत्तर में होगा? तो ट्रांस हिमालय हिमाद्री हिमालय के उत्तर में होगा। इस बात को अलग से चाणक्य के डायरी में लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मध्य हिमालय जिसे अपन लघु हिमालय भी कहेंगे, है ना, ये 3 नंबर पे है। शिवालिक या फिर इसे उप हिमालय या फिर इसे सबसे बाहरी हिमालय या फिर इसे नवीन हिमालय भी कहते हैं। सबसे नवीन हिमालय का जो भाग है ना, ये आपका शिवालिक ही है, शिवालिक। और ये सबसे दक्षिणी भाग है ना, ये सबसे सॉदर्न मोस्ट हिमालय है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हिमालय के जगह पे प्राचीन काल में टेथीज सागर हुआ करता था, यहाँ पे बता दिया है। हिमालय दुनिया में न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है और न्यू भी है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई पर स्थान वाले जो हिमालय के जो क्षेत्र है वहां पे जो ऊंचाई वाले स्थान पे नर्म घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे हम बुग्याल कहते हैं, कहीं कहीं पयार कहते हैं, कहीं कहीं मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्गा जम्मू कश्मीर इत्यादि में, है ना। इसके अलावा जुलाई 2024 में एक साथ 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। मेघालय के नए गवर्नर कौन है? ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ से टोन आ रहा है आपको पता है? मैंने एक रील देखा है, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी को कि नेहरू जी ने कहा था अटल तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे, आपने कहा था। नेहरू जी ने कहे थे एक बार, आप बन गए महाराज 2 बार, अब तो देश का पिंड छोड़िए। तो वहां से मुझे ये लालू जी का टोन जो है याद आ गया, इसीलिए मैं इसमें जो है थोड़ा सा ढल गया था, है ना। जुलाई 2024 में एक साथ 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। मेघालय के नए गवर्नर कौन है? तो ये भैया CH विजय शंकर। कौन है भैया? CH विजय शंकर साहब जो है मेघालय में जुलाई के बाद जो है आपका राज्यपाल के तौर पे सेलेक्ट हुए हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कहाँ से ये दूसरे चीज का पॉइंट आ गया, ठीक है। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। यहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है कि जम्मू कश्मीर में जो युद्ध कला नृत्य होते हैं उसे स्काई के नाम से जानते हैं, जैसे थांगटा हो गया, गतका हो गया, लाठी हो गया ना, उसी का एक फैक्ट यहाँ पे आ गया है
है ना। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल बने हैं, रोमन डेका असम के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, CH विजय शंकर मेघालय में राज्यपाल, हरिभाऊ किशन राव बांगड़े ये महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं, पास्ट में राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए हैं, CP राधाकृष्णन साहब महाराष्ट्र के राज्यपाल, वह पहले तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार के साथ झारखंड के राज्यपाल थे, है ना। इनके अलावा गुलाब चंद कटारिया साहब पहले असम में राज्यपाल थे, अभी पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभार इन्हें दिया गया है। इनके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम में राज्यपाल बनाए गए हैं, उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार भी दिया गया है, वह पहले सिक्किम के अंदर थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। के कैलाशनाथ पुदुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए। अब यहाँ पे उपराज्यपाल क्यों? क्योंकि यूटी के अंदर उपराज्यपाल भी होते हैं, जैसे दिल्ली का उपराज्यपाल है, पुदुचेरी का उपराज्यपाल है, और कहीं कहीं प्रशासक भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्यपाल का तबादला राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। राज्यपाल कार्यपालिका में प्रधान होते हैं कि राज्यों के अंदर, और किसी भी विधानसभा चाहे विधान परिषद का सदस्य नहीं होते हैं राज्यपाल। तो ये थे आज का जो है आपका प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगा हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये मत सोचिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, मन साफ रखिए, सब चीज़ अच्छा ही होगा, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।